तो नेक्स्ट पार्ट जो है इसका नाम है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। इसके टोटल 6 टाइप्स है। सबसे पहले इनका लिस्ट बनाएंगे और हर एक वेक्टर का प्रॉपर्टी भी पढ़ना है हमें विद एग्जांपल्स। हमें ये भी देखेंगे कि ये यूज कहाँ पे होता है। सिर्फ वेक्टर का नाम पता है तो उससे काम नहीं होगा, इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है ये भी पढ़ना है हमें। तो सबसे पहला है जीरो और नल वेक्टर। सेकंड इज रिजल्टेंट वेक्टर। थर्ड है इक्वल वेक्टर या वेक्टर्स भी बोल सकते हो, यहाँ पे प्लूरल क्यों करते हैं पता चल जाएगा। नेक्स्ट इज नेगेटिव वेक्टर्स। फिफ्थ है पोजीशन वेक्टर और लास्ट है यूनिट वेक्टर। मैं नोटिस किया 3 और 4 में ही प्लूरल किया है वेक्टर्स, बाकी सब में वेक्टर लिखा है। इसका रीजन एग्जांपल में पता चल जाएगा। शुरुआत करते हैं जीरो और नल वेक्टर से। ये वर्ड इसके पहले तुमने पढ़ा है या नहीं? कहाँ पे? सेट एंड रिलेशन, सेट में पढ़ा है। नल सेट होता है ना, कब आता है नल सेट? करेक्ट, मतलब मैंने एक कॉइन दिया है तुम्हें और पूछ रहा हूं कि एट ए टाइम मुझे हेड और टेल मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है। एट ए टाइम हेड और टेल मिल सकता है, एक कॉइन है तो एट ए टाइम एक तो हेड मिलेगा नहीं तो टेल, हाँ आइदर और। लेकिन मैं पूछ रहा हूं एट ए टाइम हेड और टेल, साइमल्टेनियसली हेड और टेल, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसे सेट का आंसर नल सेट आने वाला है ना, बराबर ना। लेकिन दो कॉइन्स अगर टॉस करते हैं तो एट ए टाइम हेड और टेल मिल सकता है ना, क्योंकि उस टाइम पे एच 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 टी टी एच और टी टी ऐसे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। बराबर है या नहीं? तो नल सेट पता है तुम्हें क्या, अब नल वेक्टर क्या होता है वो पढ़ना है हमें। ऐसे सोचो मेरे पास एक वेक्टर था, वेक्टर के पास बॉडी होती है यानी मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो ये स्टार्टिंग में ऐसे वेक्टर था, कुछ टाइम के बाद ना इसका साइज कम होते गया यानी इसका मैग्नीट्यूड कम होते गया। तो एक टाइम के बाद सिर्फ एरोहेड बचेगा ना। सब में कॉमन क्या है? एरो, मतलब एरो का हेड। लेंथ कम होते जा रही है, कुछ टाइम के बाद लेंथ ही चली गई। लेंथ कभी निगेटिव सुना है? डिस्टेंस कभी निगेटिव होता है? मैक्सिमम से शुरू करके मिनिमम कितना हो सकता है लेंथ? जीरो। तो चला गया ना लेंथ, बॉडी चला गया, मतलब मैग्नीट्यूड हो गया जीरो। बचा कौन? डायरेक्शन। तो ऐसा वेक्टर जिसके पास सर्टेन डायरेक्शन तो है लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं है, नहीं है मतलब कितना है? जीरो है। ऐसे वेक्टर को कहा जाता है जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। ये तो हो गया ऐसे ऊपर ऊपर बताना है, या एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आएगा तुम। मैंने एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे रखा है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, मतलब कभी भी आके चेक करो वो ऑब्जेक्ट तुम्हें वहीं पे मिलने वाला है, वो चेंज नहीं हो रहा है। और मैं पूछ रहा हूँ इसका वेलोसिटी कितना है, कितना आंसर आने वाला है? क्योंकि वो मूव ही नहीं हो रहा है तो उसके पास वेलोसिटी कैसे आएगी ना। अगर वेलोसिटी चाहिए तो मोशन होना जरूरी है, मोशन के लिए उसने एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना चाहिए, वो तो एक जगह पे रुका हुआ है। तो रेस्ट पोजीशन में जो ऑब्जेक्ट होता है या बॉडी होता है उसका वेलोसिटी का वेक्टर जीरो वेक्टर या नल वेक्टर से दिखाया जाता है। क्योंकि वेलोसिटी स्केलर है या वेक्टर है ये पहले डिसाइड करो। वेलोसिटी स्केलर है या वेक्टर है ये पहले डिसाइड करो। वेक्टर है ना, तो मुझे इसका रिप्रेजेंटेशन करना होगा, वेलोसिटी के लिए सिंबल है v और बार भी देना होगा, वेक्टर है इसलिए। आंसर कितना आया था? जीरो।
लेकिन अगर LHS पे वेक्टर है ना तो RHS पे भी वेक्टर होना चाहिए, इसलिए 0 के ऊपर भी बार दिया जाएगा और इसे कहेंगे 0 वेक्टर। स्केलर इज इक्वल टू स्केलर हो सकता है, वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर होना चाहिए। एक साइड पे स्केलर दूसरे साइड पे वेक्टर पॉसिबल नहीं है। मैं अगर वी बार इज इक्वल टू 0 ऐसे छोड़ रहा हूं ना तो वी बार मतलब वेक्टर हो गया और 0 मतलब स्केलर हो गया, तो वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर कभी पॉसिबल नहीं होता है। स्केलर इज इक्वल टू स्केलर लिख सकते हो, अदरवाइज वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर लिख सकते हो। तो लिखना ही है तो इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो v इज इक्वल टू 0 ये चलेगा, अदरवाइज v बार इज इक्वल टू 0 बार, बार देना है तो दोनों को दे दो, नहीं तो इम्बैलेंस हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? स्टेबल नहीं होता यूनिफॉर्म का मतलब, सेम सेम से भी अच्छा वर्ड है कांस्टेंट, सबके लिए कांस्टेंट वेलोसिटी रहना यानी सेम वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में डायरेक्शन सेम रहने वाला है और जो वैल्यू है ना मतलब इनफाइनाइट लॉन्ग रोड है, बीच में कोई नहीं है और मैं एक ही डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड के साथ ट्रैवल कर रहा हूं, तो वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्टार्टिंग से एंडिंग तक वैसे का वैसे रहने वाला है। और स्ट्रेट रोड है तो मुझे टर्न लेने की जरूरत है क्या? मेरी डायरेक्शन भी फिक्स हो गई, डायरेक्शन फिक्स, मैग्नीट्यूड भी फिक्स, इसका मतलब ये जो वेक्टर होगा ये कभी चेंज ही नहीं होगा, ये वेक्टर मतलब वेलोसिटी का वेक्टर। अब एक्सीलरेशन जनरेट कैसे होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम से। वेलोसिटी चेंज कैसे हो सकती है? अगर मैंने स्पीड कम ज्यादा कर दिया, अगर मैंने डायरेक्शन बदल दिया, या तीसरा ऑप्शन दोनों कर रहा हूं एक साथ, क्योंकि जब हम लोग टर्न लेते हैं ना स्पीड थोड़ा कम करना पड़ता है, नहीं करोगे तो सीधा निकल जाओगे टेंजेंशियल डायरेक्शन में। सर्कल को टेंजेंट कैसे होता है पता है? टर्न है ऐसे राइट साइड में, मैंने स्पीड कम ही नहीं किया तो क्या होने वाला है? ऑफ रोड, रोड छोड़कर रोड के बाहर, तो स्पीड कम करना पड़ेगा ना। और स्पीड कम करने के बाद तुमने देखा होगा रेसिंग के जो बाइक्स होते हैं वो झुक भी जाते हैं, नहीं करेंगे ना एक्सीडेंट होता है उनका। वो क्यों, कैसे, लॉज ऑफ मोशन जब पढ़ेंगे डिटेल में समझ में आ जाएगा। और जैसे टर्न खत्म होता है धीरे धीरे वो नॉर्मल हो जाते हैं सीधे, नहीं होंगे तो वापस एक्सीडेंट होगा। जैसे टर्न है ना उसके साथ और उसी साइड में झुकना है, ऐसे नहीं बोल सकते नहीं झुकना है मुझे उस साइड में जाना है, जाओ रोड के बाहर। अगर राइट साइड में टर्न है ना तो तुम्हें धीरे धीरे राइट साइड में ही, इसे लीन करना बोलते हैं, लीन करना मतलब झुकना। और जैसे जैसे टर्न खत्म होने लगता है ना वैसे नहीं रहना है, वापस नॉर्मल पोजीशन के ऊपर भी आना है। इस सब का रीजन लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे। लेकिन डायरेक्शन चेंज हुई या नहीं? टर्न लेते समय डायरेक्शन चेंज हुई या नहीं? समझ में नहीं आ रहा है क्या मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? सुबह का टाइम है इसलिए चाय नहीं पी, पीनी चाहिए थी तुम्हें। बड़बड़ 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 क्या बोल रहा है वो? टाइम टाइम खराब चल रहा है फिलहाल, 12th खत्म होने तक टाइम पूछना ही नहीं, तब तक टाइम खराब है तुम्हारा। 2 साल ना, 2 साल ना, 27 में होगा तुम्हारा 12th, और टाइम है, लंबा टाइम जाए। ये क्या चाहिए? तुमने बोला ना चाय नहीं पिए। हाँ, चल तो रहा है, ध्यान दो ना उसमें। बस वो बार बार वहां पे देख रहा है इसलिए पूछ रहा हूँ। दे दे उसे घड़ी, दे दे, मतलब डिस्टर्ब नहीं करेगा वो। लेक्चर खत्म होने तक रख तेरे पास, बस अब नहीं देखना है उस तरफ, मिल गई ना घड़ी, अब उस तरफ नहीं देखना है। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेक्टर चेंज हो जाता है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो भी वेक्टर चेंज हो जाता है, दोनों एक साथ चेंज हुए तो भी वेक्टर चेंज होगा ना। स्पीड भी कम हुआ और टर्न भी लिया मैंने। इन शॉर्ट एक्सीलरेशन जनरेट होने के 3 रीजंस तुम्हें बताया मैंने। वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम या ज्यादा होना, या दोनों एक साथ होना, इससे क्या पैदा होता है? एक्सीलरेशन। अब मैं बोल रहा हूं सीधा रोड है मतलब टर्न आने वाला है क्या?
और बीच में स्पीड ब्रेकर भी नहीं है, खड्डे भी नहीं है, तो मुझे स्पीड कम ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है। तो मेरा वेलोसिटी का वेक्टर स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सेम रहने वाला है। तो मेरा एक्सीलरेशन कितना होगा? 0। अरे मैंने बदलाव के 3 कारण बताए ना, इनमें से एक भी हो रहा है क्या? तो एक्सीलरेशन जनरेट होगा क्या? तो एक्सीलरेशन का आंसर कितना आना चाहिए? लेकिन एक्सीलरेशन स्केलर है या वेक्टर? वेक्टर लिखा है मेरी तरफ, ऐसे देखकर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा, मेरे चेहरे के ऊपर आंसर्स नहीं लिखे हुए रहते। इसके लिए तुम्हें क्या लिखा है वो पढ़ना होगा, सोचकर जवाब देना होगा। लिखा है ना वेक्टर्स के एग्जांपल में एक्सीलरेशन, तो इसे ऐसे लिखा जाएगा a बार इज इक्वल टू 0 बार। इट मीन्स अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा है तो उसका एक्सीलरेशन का वेक्टर 0 वेक्टर से लिखा जाएगा, दिखाया जाएगा। क्या ये तुम्हें समझ में आ गया? पहला वेक्टर पक्का? चलो हेडिंग दे दो। ये लिखा है या नहीं? लिस्ट बनाया? पहले लिस्ट बनाओ, उसमें से पहला नाम दे दो, पहला हेडिंग डालो, 0 और नल वेक्टर। जल्दी। लिस्ट हो गया? उसमें से पहला लिखो 0 और नल वेक्टर। डेफिनेशन 0 और नल वेक्टर। The vector which has 0 magnitude but certain direction is called 0 or null vector. Full stop. Examples. Number 1, velocity of an object at rest position is given by 0 vector, is given by 0 vector. इसके नीचे लिखोगे ये v बार इज इक्वल टू 0 बार।
जीरो के ऊपर बार होना जरूरी है। v बार इज इक्वल टू 0 बार। एग्जाम्पल नंबर 2, acceleration of an object moving with uniform velocity is given by 0 vector, full stop। ये लिखोगे a बार इज इक्वल टू 0 बार, a बार इज इक्वल टू 0 बार। हो गया? तो यहाँ पे अपना फर्स्ट वेक्टर खत्म। सेकंड हेडिंग दे दो, नंबर 2, रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर तो रिजल्टेंट ये जो वर्ड है ये रिजल्ट से बना हुआ है। तो रिजल्टेंट वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जो हमें रिजल्ट देने वाला है, फाइनल आंसर देने वाला है। लेकिन किसका रिजल्ट होगा ना, टॉपिक का नाम तो वेक्टर चल रहा है, तो हमें वेक्टर्स का ही रिजल्ट निकालना है। मैं वेक्टर्स बोल रहा हुआ, तो कम से कम कितने वेक्टर होने चाहिए? एक वेक्टर का रिजल्ट नहीं निकाला जा सकता, कम से कम 2 वेक्टर्स होने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितने भी वेक्टर्स हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो रिजल्टेंट वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जो गिवन 2 और मोर वेक्टर्स का फाइनल आंसर देने का काम करेगा। इसका एग्जांपल है दो वेक्टर्स है मेरे पास, 3 यूनिट एंड 2 यूनिट। ये उनके मैग्नीट्यूड्स हो गए। डायरेक्शन क्या है, सेम या अलग अलग? सेम डायरेक्शन को क्या कहते हैं मैथ्स के लैंग्वेज में? सेम डायरेक्शन मतलब क्या होता है? क्या है वो? कौन सा? बंद कर दो, नहीं लिखना है वो। तो एब्सेंट है ना जब ये लेक्चर हुआ तब, तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। वो प्रेजेंट है इसलिए उनका लिख के हो गया है, तो वो लिखना नहीं है, वो पहले समझना है। उनका लिखकर और समझकर दोनों हो गए हैं। सेम डायरेक्शन मतलब क्या होता है मैथ्स में? नहीं, करेंगे एडिशन। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? पैरेलल। पैरेलल होता है। अपोजिट डायरेक्शन मतलब एंटी पैरेलल। ऐसे क्यों कर रहे हो रे? ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं मतलब इन्हें क्या कहेंगे? पैरेलल। इसमें से एक वेक्टर राइट में ही जा रहा है, एक लेफ्ट में जा रहा है, तो एंटी पैरेलल हो जाएगा ना। और ऐसे भी तो हो सकता है, तो इन्हें कहेंगे परपेंडिकुलर। 3 स्पेशल केसेस होते हैं हमेशा। थीटा 0 मतलब पैरेलल सेम डायरेक्शन। थीटा 180 मतलब एंटी पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन, लेफ्ट राइट होगा या अप डाउन होगा। और तीसरा स्पेशल केस होता है परपेंडिकुलर। इसमें दो वेक्टर्स के बीच में थीटा इज इक्वल टू 90 बनना चाहिए, तो ये याद रखना है। तो इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब एंगल 0 हो गया ना इनके बीच में। इनका फाइनल आंसर निकालने के लिए एडिशन करेंगे।
3 + 2 का आंसर तो इस वेक्टर को कहा जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ गिवन टू वेक्टर्स। और इसका फायदा ये है मैं इन दोनों को गायब कर सकता हूं और उसकी जगह पे ये वेक्टर यूज कर सकता हूं। इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या था? कितना आंसर दे रहे थे? लेकिन कितने वेक्टर्स थे? 2। अब अकेला एक वेक्टर जिसका वैल्यू 5 यूनिट है वो इन दोनों का काम कर सकता है या नहीं, इतना बताओ। तो क्या जरूरत है ना इनकी, इसीलिए रिजल्टेंट वेक्टर पढ़ना जरूरी होता है। यहाँ पे तो 2 वेक्टर से ज्यादा जगह नहीं ऑक्यूपाई कर रही है। अगर ऐसे 10 वेक्टर होंगे तो ज्यादा जगह लगेगी ना, और बार बार उनको लिखना होगा ना। उससे अच्छा उनका रिजल्टेंट निकालेंगे और फाइनल आंसर लिख देंगे। इन शॉर्ट, मल्टीपल वेक्टर्स को सिर्फ एक सिंगल वेक्टर से रिप्लेस कर सकते हो, उस वेक्टर का नाम बन जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है ना? इंटरेस्टिंग बात सुनो, इनके साथ और 2 वेक्टर्स ज्वाइन कर देते हैं। अब मुझे बताओ इन सब का फाइनल आंसर क्या होगा? इतना टाइम क्यों लेते हो रे? हाँ, इतना टाइम लगता है? ऐसे जानबूझ के कर रहे हो मेरे साथ? हाँ, 3 और 2 एक साथ जा रहे मतलब 5 हो गया था। 1 और 1 2 अपोजिट जा रहे मतलब सबट्रैक्ट कर देंगे। तो 5 - 2 का आंसर कितना होता है? पक्का? डायरेक्शन कौन सी थे? आंसर 3 यूनिट आ गया, आधा आंसर हो गया। वेक्टर के साथ डील करना है हमें, मतलब डायरेक्शन भी बतानी है। क्या आंसर है तुम्हारा? लेफ्ट के लेफ्ट टू राइट। फाइनल आंसर बताओ मुझे, इसे बार बार चेंज नहीं करना है। वेक्टर पढ़ रहे हैं तो डायरेक्शन होगी या नहीं? कहाँ पे भेजे फाइनल आंसर को? लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, दो ही ऑप्शन है। लेफ्ट टू राइट। रीजन? आंसर तो बराबर है, रीजन कैसे आया बराबर? यस, राइट साइड में जाने वाले वेक्टर्स बड़े हैं 3 और 2, लेफ्ट साइड में जाने वाले वेक्टर्स छोटे हैं 1 और 1। तो जीतेगा कौन इनमें? जिसका वैल्यू बड़ा है वो। मतलब ये दोनों जीत गए ना। तो इन दोनों का डायरेक्शन क्या था? टूवर्ड्स राइट, मतलब लेफ्ट टू राइट। तो फाइनल आंसर कितना आया था? 3 यूनिट। इसका मतलब 4 वेक्टर्स दिखाने से अच्छा मैं एक ही वेक्टर दिखाऊंगा। और इन्हें इक्विवेलेंट भी कहा जाता है। इक्वी मतलब इक्वल, और वैलेंट मतलब वैल्यू। इक्वल वैल्यू है इन सबका। तो रिप्रेजेंटेशन आसान कौन सा है? इसलिए रिजल्टेंट वेक्टर पढ़ना हो। आता है ना कभी कभी डाउट, क्यों पढ़ रहे हैं ये सब? मत पढ़ो, लिखो ये ऐसे 10 वेक्टर्स आएंगे आगे, लिखते बैठो। मैं तो ऐसे दिखाने वाला हूँ, तब बोल दूंगा मैंने पढ़ाया था रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, समझ में आया है? लिखो रिजल्टेंट वेक्टर का डेफिनेशन। द वेक्टर which gives result of two or more vectors, दो या दो से ज्यादा, two or more vectors, it's called their, THEIR, it's called their resultant vector। देखो पहला इजी वाला एग्जांपल था, वो चाहे तो वो लिखो। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मतलब इसमें 4 वेक्टर्स है ना, लेकिन तुम्हें समझ में आया है ना ये एग्जांपल? तो रिजल्टेंट वेक्टर का डेफिनेशन हो गया। उसके नीचे ये गिवन वेक्टर्स है, और ये उनका आंसर है। तो ऐसे कहेंगे
रिजल्टेंट वेक्टर लिख दो एग्जांपल में, यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर हो गया खत्म। हो गया। अब इक्वल और नेगेटिव वेक्टर्स एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। सो ऐसे दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है ही, डायरेक्शन भी सेम है, मतलब दोनों लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं और दोनों की लेंथ भी सेम है, ऐसे वेक्टर्स को कहेंगे इक्वल वेक्टर्स ऑफ ईच अदर। लिखा जाएगा ए बी बार इज इक्वल टू सी डी बार। और इसका ही अपोजिट किसी एक वेक्टर को उल्टा करो, दोनों को मत उल्टा करो, वापस इक्वल वेक्टर से मिल जाएंगे। एक को वैसे ही रखो, बचा हुआ जो है उसे उल्टा करो। मैंने सीडी को उल्टा कर दिया तो लेंथ सेम है, डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो इसलिए ए बी बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी डी बार, ऐसे लिखना होगा। वाई माइनस? डायरेक्शन का उल्टा होना मतलब माइनस साइन लेना है। हमेशा याद रखो वेक्टर्स के साथ जब डील कर रहे हो तो डायरेक्शन अगर रिवर्स हो रही है तो तुम्हें नेक्स्ट आंसर में माइनस साइन डालना है। तो इसे क्या बोलेंगे? निगेटिव वेक्टर्स ऑफ ईच अदर, मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल ही है बस डायरेक्शन अपोजिट। कुछ लोग ना डिफरेंट वर्ड यूज करते हैं, वो गलत दिया जाएगा। डिफरेंट मतलब ये भी डायरेक्शन डिफरेंट है ना, लेकिन ये डायरेक्शन 180 एंगल बना रही है क्या? एक लेफ्ट में जा रहा है या ये वेस्ट में जा रहा है और ये नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है। वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट का ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। वेस्ट का अपोजिट ईस्ट होता है या नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट साउथ वेस्ट होता है। ऐसे पेयर बनेगा, पेयर समझते हो ना, जोड़ी बनना चाहिए। तो ये नहीं एग्जाम्पल है निगेटिव वेक्टर्स के, और ना इक्वल वेक्टर्स के भी एग्जाम्पल है। तो तुम्हारे वर्ड्स प्रॉपर होने ही चाहिए, नहीं तो बोलोगे कर लो ना सर थोड़ा सा एडजस्ट। डिफरेंट का मतलब अलग होता है और अपोजिट का मतलब अलग होता है। तो डेफिनेशन में डिफरेंट वर्ड नहीं चलेगा, क्या आना चाहिए? इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शंस, तो ही नेगेटिव वेक्टर्स करेक्ट होंगे। तो दोनों साथ में लिख सकते हो ना। हेडिंग क्या दिया अभी? इक्वल वेक्टर्स। तो एक काम करो, उसका डेफिनेशन और उसके नीचे ये डायग्राम लिख ड्रॉ करना है। लिखो डेफिनेशन, द वेक्टर्स having the vectors having equal magnitude and same direction are called equal vectors of each other, are called equal vectors of each other, full stop।
एग्जाम्पल में ये लिखोगे लेफ्ट साइड। नंबर 4 निगेटिव वेक्टर्स। Definition: the vectors having equal magnitude and opposite directions are called negative vectors of each other. Are called negative vectors of each other. Full stop. राइट साइड वाला डायग्राम ड्रॉ करो। हो गया। नंबर 5 पोजीशन वेक्टर। ये माइनस साइन लिखा ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पोजीशन वेक्टर की पहले जरूरत क्या है वो समझते हैं। पोजीशन देना इसका मतलब एड्रेस या लोकेशन देना होता है। अगर मुझे क्लासरूम में किसी स्टूडेंट का लोकेशन बताना है तो मैं ऐसे नहीं कह सकता ना ये यहाँ पे बैठा है, इसका कोई मतलब नहीं होता। अगर मैंने मेरी जगह चेंज कर दी ना तो आंसर भी चेंज हो जाएगा। मिरर इमेजेस समझते हो, आमने सामने। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ इसलिए मेरा लेफ्ट और राइट अलग है। मैं उल्टा बन जाता हूँ, उल्टा हो जाता हूँ तो लेफ्ट और राइट स्वैप हो जाएगा ना, एक्सचेंज हो जाएगा। इसलिए क्या करना होगा, हमें रोज और कॉलम्स में आंसर देना होगा। तो उसके लिए डिफाइन करेंगे कि एंट्रेंस के ठीक सामने जो है वो पहला कॉलम, तो ये दूसरा कॉलम हो जाएगा, ये तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम, 4 कॉलम से इसमें। वर्टिकल क्या होते हैं, कॉलम्स, और हॉरिजॉन्टल रोज। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, 5 रोज है और 4 कॉलम है। अब किसी का भी अगर लोकेशन बताना है तो मैं नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज का यूज कर सकता हूँ ना। जैसे कि मैंने 1,2 को बोल दिया, पहले क्या आता है, रो या कॉलम? डिटर्मिनेंट हुआ है ना। हाँ, पहले रो आता है बाद में कॉलम। आरसी याद रखो, आरसी रो कॉलम, और आरसी का दूसरा फुल फॉर्म रिमोट कंट्रोल होता है। तो रिमोट कंट्रोल याद रखो, पहले रो उसका बाद कॉलम का नंबर आने वाला। तो 1,2 बोला ना, इसका मतलब पहला रो ये और सेकंड कॉलम कौन सा है, कोई है यहाँ पे? एब्सेंट।
इसका क्या होगा लोकेशन? पहले रो बताना है, तू कॉलम का क्यों बता रहा है? पहले रो बताना है। तूने थर्ड बोला रे, थर्ड बोला ना, लेकिन सेकंड रो और कॉलम, तो 2 कॉमा कौन मार उसे, 2,3 हो जाएगा ना। तो ये रेफरेंस सिस्टम हो गया, मैं रेफरेंस यूज कर रहा हूं यहाँ पे। किसका रेफरेंस है? कौन सा रेफरेंस है? रोज एंड कॉलम। अब वेक्टर पढ़ते समय हमें ओरिजिन जो होता है ना, ओरिजिन स्पेशल क्यों है? उसके दोनों कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। ओरिजिन ओ 0,0 होता है। तो पोजीशन वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर होगा जो गिवन पॉइंट का लोकेशन, पोजीशन या एड्रेस देने का काम करेगा। जैसे कि अपने पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ऐसे समझो, एक्स वाई प्लेन, यहाँ पे ओरिजिन, और मेरे पास है पॉइंट पी। अब मुझे पता करना है कि पी पॉइंट एग्जैक्टली कहाँ पे है। वापस ऐसे नहीं बोल सकते सर यहाँ पे है, यहाँ पे इसे कोई मतलब नहीं है। या फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी पूरा इंफॉर्मेशन नहीं हो गया ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं कितने पॉइंट्स बना सकता हूँ? फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं कितने पॉइंट बना सकता हूँ? इनफाइनाइट। तो बोलोगे यहाँ के ये जो एरिया है इसके अंदर सोई, अरे मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को एक्सटेंड नहीं कर सकता, तो और एरिया बढ़ते जाएगा ना। तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है ना, उसमें पी कहाँ पे ये कैसे बताओगे ना। इससे क्या करना होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुमने पढ़ा होगा, दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए जाते हैं। एक जाता है एक्स एक्सिस के ऊपर और दूसरा वाई एक्सिस। लेकिन तुम्हें पता है ये जो एक्स एक्सिस के ऊपर डाला हुआ परपेंडिकुलर है वो एक्चुअल में हमें क्या प्रोवाइड करता है? पी पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर डाला हुआ परपेंडिकुलर, मतलब ये क्या प्रोवाइड करता है हमें? ऐसे ही कुछ नहीं है, टाइम पास हो रहा है, चलो परपेंडिकुलर डालते हैं। क्यों कर नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिलहाल वेक्टर से थोड़ा बाहर आ जाओ। जो तुमने 9-10 तक पढ़ा है ना उसके बारे में सोचो और जवाब दो। बोल अरे इतना सब गलत हो रहा है, और एक गलती है उसमें क्या है? बराबर, मैं कह रहा हूँ ये जो डिस्टेंस है ना, ये कौन सी इंफॉर्मेशन देगा हमें? क्या मिलेगा इससे? हाँ वो वाई एक्सिस को पैरेलल है, वो भी यही बोल रहा है। मैंने नहीं मना किया है वो पैरेलल, मैं नहीं चेंज करने वाला उसे। मैं पूछ रहा हूँ ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा? किसकी लेंथ? वो तो हमने ही परपेंडिकुलर डाला है ना, तो वो परपेंडिकुलर लेंथ ही होगी ना। सोचो। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन का सवाल ही नहीं है। सुनो, वेक्टर से थोड़ा सा बाहर आ जाओ। हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में सोचो। मेरा क्वेश्चन है ये जो लेंथ है ये परपेंडिकुलर लेंथ ही है, हमने ही डाला हुआ परपेंडिकुलर। ये वाई एक्सिस को पैरेलल भी है, मैंने मना नहीं किया है। ये क्या देगा हमें? कुछ मिलेगा उससे? पोजीशन, हाँ ठीक है चलो, पोजीशन, कौन सा पोजीशन? नहीं ठीक है ना, वो ऐसे ही हंस रहे सर। क्या बोला? हाँ पोजीशन, कौन सी पोजीशन? किसकी नहीं पूछ रहा हूँ, क्योंकि किसकी का जवाब है पी की पोजीशन। मैं पूछ रहा हूँ कौन सी पोजीशन? कोऑर्डिनेट ऑफ फाई मिलेगा। मैंने परपेंडिकुलर किसके ऊपर डाला है? एक्स के ऊपर। तो ये लेंथ बन रही है ना। तुम लोग कितना नजदीक थे आंसर के, पैरेलल टू वाई बोल रहे थे ना, मतलब ये डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट होता है। नहीं, हाइट है ना, हाइट वर्टिकल ना, वर्टिकल एक्सिस कौन सा होता है? तो इससे क्या मिलेगा हमें? वाई कोऑर्डिनेट।
नहीं पता था या याद नहीं आ रहा था? तो ठीक है, नहीं पता होता तो गड़बड़ है। क्या पढ़ा तुमने स्कूल में तुम्हें ही पता, या क्या पढ़ाया गया तुम्हें ही पता। अब P से मैंने दूसरा परपेंडिकुलर y एक्सिस के ऊपर डाला है, मतलब मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल है या नहीं? हॉरिजॉन्टल मतलब x एक्सिस, तो इससे हमें क्या मिलेगा? पक्का ना? क्रॉस में जाता है, ये उल्टा याद रखो। किसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला था? x के ऊपर, तो इससे y कोऑर्डिनेट मिलेगा। और y के ऊपर परपेंडिकुलर डाल रहे हो तो उससे x कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इससे मुझे p का x y मिल जाएगा ना, और p को लोकेट करना आसान हो जाएगा। यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट हो गया खत्म। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वेक्टर्स। तो क्या करेंगे? ओ से, ओरिजिन से। क्यों ओरिजिन पसंद है हमें? क्योंकि उसका इंफॉर्मेशन है अपने पास। शुरुआत वही से करो जिसके बारे में सब पता हो। ओरिजिन का x भी 0 y भी 0, तो यहां से p की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे। क्यों वेक्टर ड्रॉ किया? पहले तो देखो क्या कर रहा हूं। OP बार इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। P का हमें लोकेशन फाइंड करना है ना, तो O का रेफरेंस यूज करके P की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे। अब इसका फायदा ये हुआ, मुझे कौन से डायरेक्शन में आगे बढ़ना है वो पता चला। O के रेफरेंस में P कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्ट में, तो O से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाना है। लेकिन O से नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहुत सारे ऑप्शन है ना। ये नॉर्थ ईस्ट है या नहीं बताओ? ये 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 थोड़ा सा टेढ़ा है ना अभी भी, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा राइट। ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है, उनके बीच में ये सारे नॉर्थ ईस्ट के एरोज है ना। तो और इंफॉर्मेशन मिलेगा ये एंगल से। थीटा मिल गया। ये कुछ तो नंबर होगा ना, 30, 45, 65 भी आ सकता है। मैंने 30, 45 क्यों बोला? इसके साइन कॉस हमें पता है। 30, 45, 60, 90 ये सब पता है ना हमें। लेकिन इनमें से कुछ भी हो सकता है ना। 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 0 मतलब कौन हो जाएगा? ईस्ट। 90 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि 90 मतलब कौन हो जाएगा? नॉर्थ। उसके बीच में फंसा है ना वो, तो लेस देन 90 एंड ग्रेटर देन 0। इन शॉर्ट एक्यूट एंगल। एक्यूट की रेंज यही होती है ना। तो मान लेते हैं हमें एंगल मिल गया 30 डिग्री, और 30 डिग्री मतलब ये वाला है, ये वाला आंसर है अपना। तो कौन से डायरेक्शन में जाना था? नॉर्थ ईस्ट। कितने सारे ऑप्शन थे, लेकिन उसके बाद हमने किसका हेल्प लिया? एंगल का। एंगल की वजह से मुझे पता चला ये आंसर है अपना। लेकिन ओ से कितना डिस्टेंस चलना है तब पी मिलेगा, ये भी पता करना होगा ना। वो कैसे पता करेंगे? देखो, ओ से चलना है ये फिक्स हो गया। किसकी तरफ जाना है? पी की तरफ, मतलब नॉर्थ ईस्ट में। कितना एंगल बना के चलना है? 30 डिग्री। लेकिन कितना चलना है ये कैसे डिसाइड करोगे? पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि मुझे एक्स कोऑर्डिनेट पता है, वाई कोऑर्डिनेट पता है। ये कौन सा शेप बन रहा है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड सेम होते हैं, तो ये एक्स हो गया, और ये ऑलरेडी वाई कोऑर्डिनेट है, तो ओपी क्या बन गया? हाइपोटेनियस। और एक इसका आंसर है जो पाइथागोरस थ्योरम से बनता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। स्क्वायर रूट के अंदर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल। तो मेरे पास सारे कोऑर्डिनेट्स है, उसमें से ओरिजिन तो 0,0 है नहीं, तो x1 और y1 0 0 हो गया। बचा कौन? x2 और y2, वो p का आंसर था। तो कौन से डायरेक्शन में जाना था? नॉर्थ ईस्ट। कितना एंगल बना के? एग्जाम्पल 30, हर बार 30 नहीं, एग्जाम में ऐसे लिखोगे, एग्जाम्पल है 30 डिग्री। और कितना आगे चलना है? ओपी डिस्टेंस। ओपी डिस्टेंस मिलेगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो मुझे बताओ, क्या मैं ओ से एग्जैक्ट पी के ऊपर पहुंच जाऊंगा या नहीं? अरे घर का एड्रेस डिटेल बताते हो ना, या सिर्फ बिल्डिंग का नाम और नंबर लिखते हो? पूरा लिखते हो ना? लैंडमार्क भी होता है ना, कौन सा चौक है, बैंक के अपोजिट वगैरह, हॉस्पिटल के ऊपर, हॉस्पिटल के अंदर।
ऐसे जवाब नहीं दोगे तो हॉस्पिटल के अंदर ही तुम्हारा एड्रेस बनने वाला है। नहीं नहीं, इसे देखो, ये उसे पता नहीं चल रहा था हंसना है या नहीं, तो हंस रहा है तू। हाँ ऐसे ही चाहिए, डर होना चाहिए। सुनो, तो हमें पूरा इंफॉर्मेशन मिल गया, ओ से लेकर पी तक पहुंच जाएंगे। तो ये जो ओपी बार है ना, इसने हमें हेल्प की पी तक पहुंचने के लिए। इन शॉर्ट ओपी बार ने हमें पी की पोजीशन बताई, इसलिए कहा जाता है ओपी बार इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। अब दूसरा पॉइंट भी हो सकता है ना क्यू, और वो सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। सेम प्रोसेस करेंगे, ओ से क्यू की तरफ वेक्टर ड्रॉ करेंगे, उसके एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट पता करेंगे, डायरेक्शन क्या हो जाएगा इस बार, करेक्ट। ये नॉर्थ है और इस साइड में वेस्ट है, उसके बीच में उसका भी एंगल मेजर कर सकते हैं ना। तो पोजीशन वेक्टर का काम होता है गिवन पॉइंट का पोजीशन देना। डेफिनेशन लिखा है, लिखो जल्दी। द वेक्टर which gives location or position or address of a given point is called position vector of that point, full stop। सुन लो, एक ही वेक्टर बचा है, ये मैं नेक्स्ट सेक्शन में नहीं पढ़ाने वाला। यूनिट वेक्टर का सुन लो, इसके बाद ये ड्रॉ करो, ये रख रहा हूं मैं, ये मिटा नहीं रहा हूं। यहाँ पे यूनिट का मतलब ऐसा यूनिट सीजीएस यूनिट नहीं लेना है। यूनिट का मतलब यूनिटी, यूनिटी का मतलब होता है 1। मैथ्स में यूनिटी का वैल्यू होता है 1। तो यूनिट वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन 1 हो सकती है क्या, डायरेक्शन मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, या इनके कॉम्बिनेशन यूज करने हमें। तो यहाँ पे यूनिट किसके साथ रिलेट करता है, मैग्नीट्यूड के साथ। तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, और डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है ना, इतने सारे ऑप्शन है डायरेक्शन के लिए, लेकिन हर बार उसकी लेंथ जो है ना वो 1 यूनिट के बराबर होनी चाहिए। अब 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है, 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 1 इंच भी हो सकता है, 1 फुट, कुछ भी हो सकता है। गिवन सिस्टम का 1 आंसर आना चाहिए, समझा या नहीं। और इसका सिंबल अलग है। अगर मेरे पास एक वेक्टर है ए बी बार, अब मुझे पता करना है कि इसका यूनिट वेक्टर कितना होगा। तो यूनिट वेक्टर को कैप सिंबल से डिनोट किया जाता है। इसे कैसे पढ़ेंगे, ए बी कैप। और ए बी कैप ये हमेशा ओरिजिनल वेक्टर कौन था, ए बी बार अपॉन, ये याद है क्या था, मॉड्यूलस फंक्शन। एरर एनालिसिस में यूज किया था हमने, मॉड फंक्शन कहते हैं इसे। इसके अंदर अगर नेगेटिव नंबर था, बाहर आते समय प्लस हो जाता है, वो प्लस का तो प्लस ही रहेगा, माइनस का भी प्लस करता था। यहाँ पे वेक्टर्स में ये जो ऊपर बार है ना डायरेक्शन, उसे अगर मुझे हटाना है तो मॉड के अंदर वेक्टर को रखा जाएगा। वेक्टर के पास क्या क्या है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मुझे अब सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन को गायब करना है, तो उस वेक्टर को पकड़ेंगे और मॉड के अंदर रख देंगे। तो ये बाहर आकर बनेगा ए बी बार अपॉन ए बी। ये मॉड और बार एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो यूनिट वेक्टर कैसे बनेगा, गिवन वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ वैल्यू आनी चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट सिंबल है कैप। तो यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन जीरो वेक्टर जैसा ही लिखोगे। जीरो वेक्टर में मैग्नीट्यूड क्या था, जीरो, एंड सर्टेन डायरेक्शन या बट सर्टेन डायरेक्शन। जीरो की जगह पे क्या लिखोगे, 1 मैग्नीट्यूड एंड सर्टेन डायरेक्शन इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। और उसके नीचे ये एग्जांपल लिखोगे, समझा या नहीं, कंप्लीट कर दो।